Hello students, myself Saurabh Sharma, Department of Computer Science and Engineering in ACRC Ajmer. Today we will discuss our C programming tutorial number 4, that is first program of C language. So let's forward. C प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले आपको C प्रोग्राम का स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। स्ट्रक्चर का मीन्स उसकी बनावट कैसी होती है। तो ये एक सी प्रोग्राम मैंने आपके सामने लिखा है छोटा सा। तो हम देखते हैं इसकी बनावट कैसी है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ऊपर का जो पार्ट है इसके अंदर वो होता है हेडर फाइल्स का। हेडर फाइल समझेंगे हम अभी। उसके बाद जो लिखा है मेन, मेन का मतलब ये होता है कि आपका प्रोग्राम एक्चुअल यहां से स्टार्ट हो रहा है। मेन एक फंक्शन होता है, याद रखना। अगर किसी एक वर्ड के आगे अगर दो पैरेंथेसिस लगे हैं तो वो हमेशा फंक्शन ही होता है, जिन्हें हम छोटे ब्रैकेट बोलते हैं। फिर आता है हमारा कर्ली ब्रेसेस। मेन के बाद जो भी प्रोग्राम लिखा जाएगा वो कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाएगा। ये जो लिखा है माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी स्लैश मल्टीप्लाई का साइन, फिर मल्टीप्लाई, फिर स्लैश, ये जो साइन है ये कमेंट बॉक्स है। इसके अंदर हम कमेंट लिखते हैं और कमेंट इसमें जो हम लिखते हैं वो हमें आउटपुट पे शो नहीं करता है। उसके बाद मैंने लिखा प्रिंट एफ। ये प्रिंट एफ जो मैंने लिखा है ये आपको स्क्रीन पर आउटपुट शो करने के लिए काम में आता है। प्रिंट एफ पे जो आप नाम लिखोगे एज इट इज टाइप हो जाएगा, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं गेट सी एच। गेट सी एच का मतलब होता है गेट कैरेक्टर। जो आपको आर्यभट्ट आपने ये प्रिंट आउट में प्रिंट एफ में लिखा है वो आपको एज इट इज आपकी ब्लैक स्क्रीन पर मतलब कंसोल पर रिटर्न कर देगा। तो चलिए समझते हैं हैश क्या होता है। एक प्रोग्राम की स्टार्टिंग, सी प्रोग्राम की स्टार्टिंग हैश से होती है। तो हैश इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इट इज हैश सिंबल विच इज यूज्ड टू इंक्लूड हेडर फाइल्स इन आवर सी प्रोग्राम। अब पहले समझते हैं हैश का रोल, फिर समझेंगे हेडर फाइल का रोल। सी हेडर फाइल को आपके प्रोग्राम में इंक्लूड करती है। हैश आपकी हेडर फाइल्स को आपके प्रोग्राम में इंक्लूड करता है। दैट्स इट, हैश का रोल इतना होता है। अब समझते हैं हेडर फाइल क्या होती है। तो पहले आपको मैं आसान शब्दों बताता हूं। हम जानते हैं सी प्रोग्रामिंग है वो फंक्शन ओरिएंटेड है, इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और इन फंक्शंस के कलेक्शन को सी की लाइब्रेरी कहते हैं। मुझे आप जानते होंगे कॉलेज में बहुत सारी बुक्स होती है और बहुत सारी बुक्स कहाँ होती है, लाइब्रेरी में होती है। अगर हमें मैथ्स का कोई फॉर्मूला देखना है तो मैथ्स की बुक यूज करनी पड़ेगी। अगर हमें कोई फिजिक्स का फॉर्मूला देखना है तो फिजिक्स की बुक यूज करनी पड़ेगी। अगर हमें कुछ डेटाबेस का फॉर्मूला देखना है, कोई क्वेरी देखनी है तो हमें डेटाबेस की बुक यूज करनी पड़ेगी। उसी तरह से अगर हमें कोई स्पेसिफिक चीज हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करनी है तो हमें उस स्पेसिफिक चीज की लाइब्रेरी यूज देखनी पड़ेगी। और वो जो लाइब्रेरी डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में बनी होती है और उन फाइल्स को क्या कहते हैं हम, हेडर फाइल। और हेडर फाइल्स का एक्सटेंशन होता है डॉट एच। वापस समझिए, सी एक फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं और इन फंक्शंस के कलेक्शन को सी की लाइब्रेरी कहते हैं। और सी की लाइब्रेरी बहुत सारी फाइल्स में कंबाइंड होती है जिन्हें हम हेडर फाइल्स कहते हैं। अब इसको देखिए, हेडर फाइल इज अ फाइल विद एक्सटेंशन h डॉट h which contains C functions declaration। मतलब आपने C में जितने फंक्शंस बनाए हैं वो किसी ना किसी हेडर फाइल में इंक्लूड होगी। अब सवाल आता है अगर हम हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करेंगे तो क्या होगा। अगर आप हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करोगे तो आपका वो पर्टिकुलर फंक्शन काम ही नहीं करेगा। ठीक है। When we include header file in our C program using includer file.h command, all C code of the header files are included in C program। अगर हमने किसी हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड किया है तो उसका कोड सारा ऑटोमेटिकली हमारे प्रोग्राम में आ जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं पहला हमारा सी प्रोग्राम। तो हमारा पहला सी प्रोग्राम है, देखिए मेरे पास मैंने दो हेडर फाइल इंक्लूड करी है, stdio दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। फिर मैंने देखा कोनियो डॉट एच, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। अब बात करते हैं ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट क्या चीज है। तो मुझे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट समझना है तो मुझे ये जानना पड़ेगा, मैंने ये प्रिंटफ जो दिया है, ये मेरा जो प्रिंटफ और स्कैनफ है ये सब मेरा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में डिक्लेयर होता है।
और जो मेरा गेट सी एच है, मतलब जो मेरे आउटपुट को मेरे कंसोल, मतलब मेरे आउटपुट ब्लैक स्क्रीन पर लेके आएगा, वो लेके कौन आएगा? कोनी डॉट एच। तो अगर मैं इस कोनी डॉट एच को मेरे प्रोग्राम से हटा दूंगा तो मेरे को एरर आएगी। ठीक है, तो चलिए इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। मैं यहाँ पे ऑनलाइन जीसीसी कंपाइलर यूज कर रहा हूँ। क्योंकि हमने यहाँ पे हमारे पीपीटी से कॉपी किया है, तो वहाँ पे कुछ अनवांटेड सिंबल्स आ गए हैं। नो प्रॉब्लम। ठीक है, हमारा पहला प्रोग्राम रेडी है रन होने के लिए। अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कुछ एरर बता रहा है ये। तो सी प्रोग्रामिंग को समझने के लिए उसमें हमें एरर्स को निकालना भी, एरर्स को समझना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे कि मेरी एरर क्या आ रही है, तो ये बोल रहा है फैटल एरर स्टे इन प्रोग्राम। तो शायद मेरे, आपको यहाँ लाइन में पता पड़ जाए किस लाइन में एरर है आपके। अगर आपको एरर देखनी है यहाँ पे, तो अगर मैं स्टार्टिंग से चलता हूँ इसके अंदर, मैं एक छोटा सा कोड टाइप करता हूँ इसके अंदर। छोटा सा प्रोग्राम लिखा है मैंने इसमें, देखिए। तो मेरा प्रोग्राम रन हो चुका है, हेलो आर्यभट्ट। अब जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूं तो वहां प्रिंट नहीं होगा। मैं यहाँ पे इस लाइन में कुछ भी लिखूं, मैंने लिखा है यहाँ पे आई एम सौरभ। तो इस प्रिंट में आप जो भी लिखते हैं वो आपका कंसोल पर प्रिंट हो जाता है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ आ गया आपका आई एम सौरभ। ओके, सो फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। हम देखते हैं डिस्क्राइब द प्रोग्राम। ये हम डिस्क्राइब कर चुके हैं कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट क्या होता है। ये आपका इनपुट आउटपुट फाइल है। आपका प्रिंटफ जो फंक्शन है वो इसमें डिफाइंड होता है। कंसोल इनपुट आउटपुट आपका गेट सी एच फंक्शन इसमें डिफाइंड होता है। वॉइड बेंच जो बताता है आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। प्रिंटफ आपको प्रिंट करने के लिए, और गेट सी एच आपका आउटपुट शो करने के लिए। तो हमारे प्रोग्राम का आउटपुट ये था। अब जानते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे एक प्रोग्राम में इस इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर, उनको शो करता है। हम जाने कि इंटीजर के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी लिखते हैं, कैरेक्टर के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट सी लिखते हैं, और फ्लोट के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट एफ लिखते हैं। इनका हम यूज देखते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में। तो इनपुट आउटपुट फंक्शन पढ़ते हैं। देर आर टू इनपुट आउटपुट फंक्शन ऑफ सी लैंग्वेजेस, फर्स्ट इज प्रिंटफ, सेकंड इज स्कैनफ। तो प्रिंटफ जो फंक्शन है वो बेसिकली होता है आउटपुट के लिए, जैसे कि हमने देखा था प्रिंटफ आर्यभट्ट लिखा था। और स्कैनफ जो होता है, स्कैनफ फंक्शन होता है आपका जो आपने इनपुट लिया है यूजर से, उसको रीड कराना कंसोल पर। जो आपने इनपुट लिया यूजर से उसको आउट एज ए मेमोरी में स्टोर कर कर उसको आउटपुट के अंदर शो करना। ठीक है, ये हमने हमारे डेटा टाइप्स हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये हमारे आज लूप देखेंगे, उस लूप में हम आज इफ एल्स कवर करेंगे। ठीक है, तो हम आज देखते हैं हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट किस तरह से काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट से। तो पहले इफ एल्स स्टेटमेंट का हम सिंटैक्स समझते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द कोड इफ कंडीशन इन ट्रू एंड फॉल्स।
सिर्फ ट्रू और फॉल्स में ही काम करता है इफ और एल्स। तो इफ, इसके अंदर हम लिखते हैं एक्सप्रेशन, उसके बाद लिखते हैं हम कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज ट्रू। अगर इफ की कंडीशन ट्रू हुई तो इसका कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स कोड एग्जीक्यूट होगा। हम इतना समझना बस। हम समझते हैं ना इफ एल्स, तो इफ अगर एग्जीक्यूट होता है तो एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगर इफ फॉल्स होता है तो एल्स एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं हम। ये छोटा सा एक प्रोग्राम है जो कि ये बता रहा है कि एक सी लैंग्वेज के अंदर हम दो नंबर्स को कंपेयर कैसे कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। यहाँ पे मैंने दो नंबर लिए हैं। एक नंबर है मेरे पास, एक नंबर है मेरे पास 20 और एक नंबर है 15। मैं आपको ये प्रोग्राम दो तरीके से करके दिखाऊंगा। ये प्रोग्राम आपको दो तरीके से करके दिखाऊंगा। पहले मैंने देखा है आपको कि यहाँ पे दो नंबर है, एक n1 और एक n2। n1 का मतलब है 20 और n2 का मतलब 15। मैंने यहाँ पे इंटीजर नाम के दो वेरिएबल, इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, n1 और n2। n1 का साइज वैल्यू 20 है और n2 की है 15। तो मुझे चेक करना है इन दोनों से बड़ा कौन है। तो अभी आपको लगेगा कि इस तरीके पूछ रहे हैं कि इनमें से तो कोई बता देगा कि हाँ मुझे 20 बड़ा दिख रहा है। तो मुझे प्रोग्राम के लॉजिक समझना है। सो इफ n1 इज ग्रेटर देन n2, अगर n1 n2 से बड़ा है तो मेरा प्रिंट होगा, मुझे दिख रहा है यहाँ पे 20 प्रिंट हो जाएगा। तो एक बार मैं इसको रन करके देखता हूँ। रन किया मैंने, तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ, रन बॉक्स हमारा नीचे है क्योंकि हमने जूम किया था। यहाँ पे मैं इंट दे देता हूँ, इंट मेन। ये मेरा कंसोल कुछ प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि शायद मैंने पिछली बार जब इसको ओपन किया था तो शायद इसको कुछ, इसकी कुकीज मैंने क्लियर नहीं करी थी। ठीक है, अभी काम करेगा। हाँ, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटेस्ट। तो जहां तक मैं देख रहा हूँ मेरा फर्स्ट नंबर ग्रेटर आ रहा है क्योंकि मुझे दिख रहा है 20 बड़ा है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 65 लिख देता हूँ। रन करता हूँ, अब क्या लिखा हुआ आता है, अब आएगा सेकंड नंबर इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, ये मेरा आउटपुट आ गया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर एक ट्रिक लगाई कि इन दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है, तो नंबर मेरा था n1 ग्रेटर देन n2। तो चलिए समझते हैं इसको। n1 की वैल्यू 20 है, n2 की वैल्यू 65 है। तो अगर मैं इसको मैच करता हूँ, क्या 20 65 से बड़ा है? नहीं, कंडीशन यहाँ पे मेरी फॉल्स हो गई, तो यहाँ पे एल्स पार्ट में आएगा और सेकंड नंबर ग्रेटेस्ट प्रिंट कर देगा। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था अभी कि फॉर्मेट स्पेसिफायर का रोल क्या होता है। तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं इस क्योंकि मैं इंटीजर यूज कर रहा हूँ, अगर मैं %d लगाता हूँ तो %d इज ग्रेटेस्ट। अब मेरे को नंबर बताएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसको %d लगा दिया है और यहाँ पे ये n1 और n2 मैंने इसलिए लगाए हैं क्योंकि n1 और n2 की वैल्यू प्रिंट करानी है हमें। तो चलिए वापस से हम एक बार रन करते हैं इसको। देखिए लिखा हुआ है 65 इज ग्रेटेस्ट। अब मैं यहाँ पे एक बार 80 कर लेता हूँ और रन करता हूँ। अब मेरे यहाँ पे 80 इज ग्रेटेस्ट लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि 80 यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर है 65 से। ओके, तो ये हमने देखा कि किस तरह से हमारा इफ एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो चलिए, ये तो था हमारा, हमने देखा था कि हम जब वैल्यू नॉर्मल वैल्यू ले रहे थे, अब हम वैल्यू यूजर से प्रिंट कराएंगे। मतलब हम यूजर को बोलेंगे तुम वैल्यू दो। अभी तक क्या था कि हमारे पास वैल्यू फिक्स थी 20 25। अब हम वैल्यू के लिए यूजर पे डिपेंड होना पड़ेगा हमको। ओके, ठीक है, चलिए रन करते हैं।
तो मेरा प्रोग्राम है, मेरे को 2 नंबर यूजर से लेने हैं, मैंने लिखा है एंटर फर्स्ट नंबर लिखता हूं मैं 40, सेकंड लिखता हूं 67। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड नंबर इज ग्रेटेस्ट, क्योंकि 40 से 67 बड़ा है, हमें पता है। तो अभी तक हमने प्रिंट एफ जाना है, अब हम स्कैन एफ जानेंगे। स्कैन एफ के अंदर मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको फंक्शंस बताए थे स्कैन एफ में, मैंने आपको बताया था, देखिए स्कैनफ फंक्शन इज यूज्ड फॉर इनपुट लेने के काम आता है यूजर से, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आया स्कैनफ देखता हूँ परसेंट डी किसके लिए, इंटीजर के लिए। मेरी कमांड है प्रिंट एफ एंटर फर्स्ट नंबर। आप यूजर से बोल रहे हो आप फर्स्ट नंबर एंटर करो। तो फर्स्ट नंबर एंटर करने के बाद यूजर ने क्या किया, आपने यूजर ने नंबर डाल दिया। अब स्कैनफ में क्या हुआ, परसेंट डी क्योंकि इंटीजर नंबर है, अब ये आ रहा है एम परसेंट, जो आपको एंड का साइन दिख रहा है इसे हम एम परसेंट बोलते हैं, और एन वन दे दिया मैंने। मतलब जो यूजर ने एन वन की वैल्यू डाली थी, आपने जो 2 इंटीजर लिए हैं, एन वन और एन टू वेरिएबल लिए हैं, वो वैल्यू जो यूजर ने डाली थी, सपोज करो यूजर ने डाली थी पहली 40, तो ये 40 एन वन में स्टोर हो गई। जो पहले आप डायरेक्ट यहाँ से 40 डिक्लेयर कर रहे थे, अब वो आप यूजर से ले रहे हो, ठीक है। फिर यूजर ने डाली दूसरी 67, एंटर सेकंड नंबर। तो सेम प्रोसेस करने से क्या हुआ, आपकी जो वैल्यू थी वो वहां पे एन टू में 67 सेव हो गई। मतलब मेमोरी के अंदर 2 ब्लॉक बने, एन वन में 40 सेव हो गया और एन टू में 67 सेव हो गया। फिर कंडीशन हमारी सेम है, ये एक्सप्रेशन हमारा एन वन ग्रेटर देन एन टू। चलिए इसको वापस रन करते हैं। पहले हम इसमें हमारा वो कंसेप्ट लगा लेते हैं, परसेंट डी वाला। इसको रन करते हैं अब हम। तो एंटर फर्स्ट नंबर मैंने लिखा 45, एंटर सेकंड नंबर मैंने लिख दिया 23। तो देखिए इसने बोला है 45 इज ग्रेटेस्ट, क्यों बोला है, क्योंकि इसने चेक किया एन वन की वैल्यू 45 इज ग्रेटर देन 23, यस। तो परसेंट डी मतलब इंटीजर के लिए, और एन वन की वैल्यू क्या है, एन वन में अभी 43 है, 45 है सॉरी, तो 45 मेरा ग्रेटेस्ट आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इफ एल्स चलता है। अब बात आती है, ये तो इफ और एल्स कब कंडीशन फॉलो करता है, जब आपके पास 2 वेरिएबल हो। बट जब हमारे पास कंडीशन ज्यादा बड़ी हो जाती है, इफ एल्स लेटर आ जाता है, मींस इफ एल्स के अंदर एल्स इफ भी जुड़ जाता है, मतलब आपके पास 2 से कंडीशन ज्यादा हो जाती है, तो हमें वहां पे एल्स इफ लगाना पड़ता है। एल्स इफ का मतलब क्या होता है, इफ इफ पार्ट कब, इफ की कंडीशन एग्जीक्यूट होगी जब इफ के अंदर ट्रू होगा। एल्स इफ कब होगा, जब इस इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होगी। और एल्स कब होता है, जब कुछ भी ट्रू नहीं होता है। तो चलिए हम इसका भी एक प्रोग्राम लेते हैं, इसका प्रोग्राम भी एक रन करके देखते हैं। मैंने 3 नंबर्स का प्रोग्राम ले लिया है। अब जो चीज आप वन बाय वन यूजर से मांगते हैं कि एंटर फर्स्ट नंबर, फिर स्कैनफ लेते हो, फिर एंटर सेकंड नंबर, फिर स्कैनफ लेते हो, फिर एंटर थर्ड नंबर, स्कैनफ लेते हो, आप रेगुलर में भी मांग सकते हो, बट उसका थोड़ा प्रोसेस अलग है कि हमें थोड़ा सा स्मार्टली काम करना पड़ेगा। तो मैंने 3 नंबर मांगे यूजर से। पहला मैं बोल रहा हूँ 45, दूसरा मैं दे रहा हूँ 56, और तीसरा मैं दे रहा हूँ 30। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 56 सेकंड नंबर ग्रेटेस्ट है, तो यहाँ पे लिख दिया इसने नंबर 2 इज ग्रेटेस्ट। अब चलिए देखते हैं, प्रोग्राम समझते हैं पहले। आपने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, n1 n2 n3 इंटीजर टाइप के। फिर प्रिंटफ में आपने एंटर वैल्यू ऑफ num1 num2 num3, आप चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो, आप चाहो तो एक साथ ले सकते हो। स्कैनफ में भी इसने एक साथ लिया है, एक साथ इनकी वैल्यू ले ली इन्होंने, आप चाहो तो अलग अलग ले सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अब मैं देखता हूँ इफ पार्ट। अब इफ पार्ट में मेरी कंडीशन थोड़ी बड़ी हो गई है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास 3 नंबर है तो मेरा थोड़ा सवाल थोड़ा बड़ा होगा। मैं देखता हूँ यहाँ पे एंड का साइन है, और एंड का साइन मुझे पता है लॉजिकल एंड, जैसे कि हमने फिजिक्स में पढ़ा था, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था। एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी ये कंडीशन, ये अंदर वाली कंडीशन ट्रू होगी। तो अगर मैं देखूं कि मेरे इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग N1 क्या था मेरा 45, N2 क्या है मेरा 56, तो क्या 45 56 से बड़ा है, तो मेरी कंडीशन यही फॉल्स हो गई। नहीं छोटा है, तो यहाँ पे इफ पार्ट में ये जाएगा ही नहीं। अब मेरा एल्सिफ में आएगा, num2 क्या है मेरा 56,
क्या मेरा 56 30 से बड़ा है? यस, 56 ग्रेटर देन 30। फिर मैंने चेक किया num2 इज ग्रेटर देन num1। क्या 56 45 से बड़ा है? हाँ बड़ा है। तो अब printf क्या हो गया? नंबर 2 इज ग्रेटेस्ट, एल्स इफ पार्ट एग्जीक्यूट हो गया। ओके, अगर ये दोनों कंडीशन नहीं होती, फॉल्स होती, तो मेरा तीसरा नंबर बड़ा होता। फाइन, तो ये कंडीशन होती है एल्स इफ की। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्विच केस स्टेटमेंट, ये थोड़ा सा स्पेशल और स्पेसिफिक स्टेटमेंट होता है। यहाँ पर केसेस अप्लाई होते हैं। सपोज जिस एक केस में आप काम कर रहे हैं और ट्रू हो गया, तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू प्रिंट हो जाती है और वहां पे ऑप्शन आपका ब्रेक हो जाता है। और अगर कुछ भी केसेस अप्लाई नहीं होते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका एग्जीक्यूट होता है। तो इसका भी हम प्रोग्राम एक रन करके देखते हैं। प्रोग्राम्स मैंने पहले से बनाए हुए हैं, पीडीएफ आपको मैं आपके क्लासरूम में शेयर कर दूंगा, जिससे कि आपको इजीली आप इन प्रोग्राम्स को रन कर सके ऑनलाइन जीसीसी कंपाइलर पर। ठीक है, जैसे कि मैं देखता हूँ मेरा प्रोग्राम है ये वाइट बैन, मैंने प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया मेरा। ये मेरा एक कमेंट सेक्शन है। तो कैरेक्टर ग्रेड बी, मैंने कैरेक्टर नाम का वेरिएबल लिया है। जैसे मैं इससे पहले इंटीजर वेरिएबल ले रहा था, अब मैंने कैरेक्टर वेरिएबल लिया है, दैट इज बी। तो स्विच किया है मैंने एक ग्रेड, मैंने स्विच स्टार्ट किया है ग्रेड से। तो जैसे ही मैं देखता हूं कि केस ए लगाया मेरा एक्सीलेंट, तो बाय डिफॉल्ट मेरी ग्रेड क्या है? बी। तो अगर मैं इसको एक बार रन करके देखता हूं तो मेरी ग्रेड है बी, वेल डन योर ग्रेड इज बी, क्योंकि अभी बाय डिफॉल्ट ग्रेड है बी। मैंने यहाँ पे ग्रेड लगाई मेरी ए, मैंने यहाँ पे रन कर दिया। तो अब क्योंकि ए में क्या आया है? एक्सीलेंट, और योर ग्रेड इज ए। अब अगर मैं देखता हूं कि मैंने पढ़ा था डिफॉल्ट, अगर यहाँ पे अगर कुछ भी एप्लीकेबल नहीं हुआ तो मेरी डिफॉल्ट कोड एप्लीकेबल होगा। सपोज कीजिए मैंने यहाँ डाल दिया के और इसको रन कर दिया, तो देखिएगा यहाँ लिखा हुआ आता है इनवैलिड ग्रेड। इनवैलिड ग्रेड क्यों लिखी आई है? क्योंकि मैंने यहाँ पे के मेरे पास फिट नहीं है, मेरे पास ओनली 5 ग्रेड ही है, ए बी सी डी एफ। अगर मैं टाइप करूं यहाँ पे सी, मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है, मैं यहाँ से इसको रन कर देता हूँ। तो देखिए सी, वेल डन योर ग्रेड इज सी। अगर मैं यहाँ से इसको सेम डी करता हूँ और रन करता हूँ, तो यू आर ओनली पास, योर ग्रेड इज डी। कहने का मतलब जिस कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब जो यहाँ पे ग्रेड की वैल्यू रहेगी उसका स्विच, उसका केस एक्टिवेट हो जाएगा और एक्टिवेट होते वहां पे ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, सो ये था आपका स्विच केस इफ एल्स का स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम हमारे डू वाइल वाइल लूप कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।